दोस्तों कुछ ही दिन पहले यूपीएससी ने अपना 2024 का फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया था, जिसमें शक्ति दुबे ने इंडिया टॉप किया। अब यह सरप्राइजिंग नहीं था कि इस बार भी हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन हुआ वो बहुत कम। अगर मैं 2023 की बात करता हूं, 2023 में आउट ऑफ 1016 सिलेक्शंस केवल 42 हिंदी मीडियम से थे। 2024 जो है उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। लगभग 40 ही एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। माइंड यू, इस बार भी 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हुए जिसमें केवल 40 हिंदी मीडियम से। जब वो रिजल्ट मेरे सामने आया तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा इवैल्यूएट किया जाए कि हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन हो रहा है ये क्यों कम होता चला जा रहा है, कब से इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे रूट कॉज क्या है। क्योंकि अगर हमें यह पता होगा कि कारण क्या है तो फिर हम सोल्यूशन भी खोज पाएंगे। इनफैक्ट मैं ये जरूर चाहूंगा कि सारे हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि क्या जो मैंने इवैल्यूएट किया है ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर ये इवैल्यूएशन बिल्कुल एक्यूरेट है तो हम इस पर काम कर सकते हैं और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाए। आप सोचिए, हिंदी मीडियम का एक भी एस्पिरेंट टॉप 100 में नहीं है। आई थिंक जो हिंदी मीडियम से टॉपर है उनकी रैंक 130 के भी बियॉन्ड जाकर है। टॉप 200 में केवल 3 या 4 हिंदी एस्पिरेंट्स होंगे। ऐसा क्यों हो रहा? मैंने यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट आती है उसको स्टडी किया। वहां पर कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आए। यहां पर वो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कब से ये नंबर गिरना शुरू हुआ है। देखिए 2009 से लेकर या 2010 तक अगर आप देखेंगे, 2010 तक आपको दिखाई देगा हिंदी माध्यम का प्रतिशत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। 2009 में अगर आप देखोगे तो 42.25% है। ठीक है, ओवरऑल 11,504 बच्चों ने मेंस लिखा था, 42.25% उसमें हिंदी मीडियम के थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे हिंदी मीडियम 4,861 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हिंदी मीडियम से वो मेंस लिखा। 2010 की अगर मैं बात करता हूं तब भी 4,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 4,200 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से अपने मेंस को लिखा था। बट 2011 जब आया, यहां से अगर आप देखो तो रिजल्ट गिरने लगा। आप देखिएगा 2011 में कितना ड्रॉप आया, 35 से सीधा 15% पर आ गए, 14.98। 2012, 13, 14, 15 अगर आप देखोगे तो 16%, 10%, 13%, 16%। ओवरऑल अगर आप देखोगे 16%, 17% से ऊपर वो नहीं जा रहा है। 2011 में ऐसा क्या हुआ कि एकदम सडनली इतना नीचे आ गया वो रिजल्ट। 2011 वो साल है जब यूपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया। 2010 तक यूपीएससी में प्रीलिम्स जो एग्जाम होता था वहां पर आपका ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था और मेंस में आपके 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। उस समय तक जो आपकी बुकिश नॉलेज हुआ करती थी यूपीएससी उसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रही थी, ज्यादा प्राथमिकता दे रही थी। स्टैटिक सिलेबस उससे ज्यादा क्वेश्चन बना करते थे। तब तक सिलेक्शन देखोगे, अगर आप रेशो देखोगे तो वो ठीक चल रहा, 42% के आसपास वो रेशो था। चलिए थोड़ा डाउन भी आया 2010 में तो 35-36% तक वो था, बट उसके बाद देयर इज अ सडन डाउनफॉल। देख रहे होंगे आप 2015। चलिए थोड़ा और आगे चलते। तो सबसे पहले तो 2011 वाला जो साल है ना, ये इसलिए क्योंकि पैटर्न में बदलाव हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। स्टैटिक सिलेबस का वेटेज थोड़ा कम हुआ, करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा बढ़ा। मैं मेंस की भी बात कर रहा हूं। और 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 2 से घटकर 1 ऑप्शनल रह गया। जीएस के पेपर्स बढ़ गए, 4 जीएस के पेपर इंट्रोड्यूस हुए। जो एसए का पेपर था उसका वेटेज बढ़ा, तो ऑप्शनल का जो वेटेज कम किया गया, एक तो वो कारण। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 2016 के बाद देखना कितना डाउनफॉल आया। 2016 में अगर आप देखोगे 8.71%। कुल मेंस देने वाले कितने थे? 15,000 से ज्यादा। हिंदी माध्यम वाले कितने? केवल 1300। नेक्स्ट ईयर आ जाओ 2017, 1000। उससे नेक्स्ट ईयर आ जाओ 889, उससे नेक्स्ट ईयर आ जाओ 871। 2020 में आ जाओ 486 रह गए हैं। 2021 470, 2022 491, 2023 500 और 2024 486। मतलब 2020 के बाद तो 500, ये जो नंबर है 500 जंप करना मुश्किल हो रहा है।
और ये तब है जब 2023 में 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। कितना रह गया? केवल 4% के आसपास। अगर आप देखोगे 3.8%, 4.13, 4.14, केवल 4% सिलेक्शन रेशियो रह गया, केवल 4%। 2016 के बाद गिरना शुरू हुआ। और पहले हमने देखा 2011 वो वाटरशेड ईयर है जहां से गिरा था, और 2016 के बाद और गिरता चला गया। 2016 में ऐसा क्या हुआ? 2016 का जो पेपर हुआ था, अगर आप आज भी उस पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा करंट अफेयर्स का वेटेज जो था प्रीलिम्स में वो एकदम से बढ़ा था। पहले भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे थे, बट 2016 का जो पेपर था उसमें ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। अब ये करंट अफेयर्स कहां से पूछती है यूपीएससी? वो पूछती है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर से। जो इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ना ही इतना मुश्किल है, तो हिंदी वाले तो भूल ही जाइए आपकी, वो बेचारे पढ़ पाते। और उस दौरान अगर मैं 2016-17 मतलब आज से लगभग 8-9 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, उस समय ना ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज्यादा थी, ना ही द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस उसके सेशंस मिल पाते थे। काफी मुश्किल था, स्टडी मटेरियल प्रॉपर नहीं था, एंड दैट्स द रीजन वाई कि वो एक ड्रॉप आया। अब इस डेटा के बेसिस पर और जो मैंने इवैल्यूएशन किया उसके बेसिस पर मेरे हिसाब से ये 4-5 बड़े कारण है जिस वजह से यूपीएससी में हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन कम हो रहा है। आप मेरी बात से एग्री कर सकते हैं या फिर डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वो कमियां हैं जिनको हम दूर करके वो सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सबसे पहले बदलावों के लिए आप तैयार नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया 2011 में पैटर्न चेंज हुआ। जब वो पैटर्न चेंज हुआ उसमें एक ऑप्शनल कम हो गया। प्रीलिम्स में पहले ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था, वो हटा दिया। अब प्रीलिम्स में क्या आ गया? सी सैट आ गया। सी सैट के लिए रेडी नहीं थे। पहले सी सैट में इंग्लिश आती थी, अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, गद्यांश आ जाता है, तो थोड़ा सा इजी हो गया, बट मैथ्स का लेवल काफी बढ़ गया। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना यूपीएससी के पैटर्न में, जो यूपीएससी खुद को इवॉल्व कर रही है, शायद आप उस तरीके से खुद को इवॉल्व नहीं कर पा रहे, शायद वो बदलाव नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स है जो हिंदी एस्पिरेंट्स को केटर करती हैं, लाखों रुपया फीस लेती हैं, शायद वो भी उस पैटर्न के हिसाब से आपको ढाल नहीं पा रही है, तभी तो 4% पे आ गया सिलेक्शन रेशियो। ऐसा थोड़ी है कि हिंदी एस्पिरेंट ने तैयारी करना बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी है हिंदी एस्पिरेंट ने मेहनत करना बंद कर दिया। मेहनत तो आज उससे ज्यादा कर रहे हो गया, जो आज से 10 साल 15 साल पहले एस्पिरेंट कर रहा था उससे ज्यादा ही कर रहे होगे, क्योंकि कंपटीशन और डिफिकल्ट हुआ। बट सिलेक्शन तो बहुत गिर गया, 4% पे आ गया। खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं? आज बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको चैट जीपीटी चलाना आता है? इंग्लिश एस्पिरेंट्स वो यूज कर रहे हैं, क्या आप वो कर पा रहे हैं? एक वो सवाल है। और इसको पर्सनली मत लीजिए, ये सिर्फ मैं इस वजह से बता रहा हूं जिससे आप उन कमियों को समझे और उन पर काम करना शुरू करें। दूसरा, करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार नहीं। जैसे मैंने कहा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से ज्यादातर करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछ रही थी। आज की तारीख में तो फिर भी अवेलेबल हो जाते हैं, उस दौर में तो नहीं थे। और 2016 के बाद एकदम डिप देखा आपने, वो इसी वजह से था। तो करंट अफेयर्स के लिए तैयार नहीं थे। क्या आज तैयार है? क्या आज द हिंदू के करंट अफेयर्स आपको पता है? क्या आप उन्हें पढ़ पा रहे हैं? वो सवाल खड़ा होगा। और चिंता मत कीजिए, उसका जवाब भी मैं दूंगा। यहां पर जो मैं खड़ा हूं आपकी मदद करने के लिए, मैं सिर्फ कमियां नहीं गिनवा रहा, मैं उन कमियों का समाधान भी दूंगा, मैं आपकी मदद भी करूंगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रीलिम्स पैटर्न में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, बार बार चेंज हो रहा है प्रीलिम्स का पैटर्न। देखिए, आप क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहे हैं, फॉर्मेट बदल रहे हैं। क्या आप उस चीज को समझ पाते हैं? आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं? क्या आप ये गेस कर पाते हैं कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी क्या करने वाली है? या फिर सिर्फ पिछले साल जो हुआ वहीं तक अपने आप को सीमित रख पा रहे? सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने 2023 में क्या चेंज किया, उससे हमने प्रिडिक्ट किया कि 2024 में किस टाइप का पैटर्न होगा, 2025 में किस टाइप का पैटर्न हो सकता है, वो हमने 2023 और 24 को देखकर सोचा। तो क्या आप अपनी सोच को उस तरीके से डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं? क्या आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सीसैट, शुरुआत में प्रॉब्लम थी कि सीसैट में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो इंग्लिश में ही आता है, अब तो हिंदी में भी आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ समस्या क्या हो गई? मैथ्स का लेवल बहुत बढ़ गया। क्या मैथ्स की तैयारी आप उस तरीके से कर रहे हैं? हाँ, मैं ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम्स पर भी आऊंगा, ऐसा नहीं है कि सारी गलती आपकी है या
आपके अंदर ही कमी है, यूपीएससी कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, हम उस पर भी आएंगे। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, अनुवाद जब किया जाता है बहुत गलती आती है, लेकिन क्या सीसैट में आप उतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं? क्या आप उसको उतनी लगन, उतनी मेहनत के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी समस्या ट्रांसलेशन, अनुवाद में जो समस्या आ रही है, जहां पर यूपीएससी फॉल्ट पर है। कई बार हम उस बात को हाईलाइट कर चुके हैं, बट यूपीएससी अगर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एड्रेस करती तो फिर बात ही क्या थी। बट हाँ, अनुवाद में अंतर। तो अगर अनुवाद में समस्या आ रही है तो एक बात बताइए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट लगभग 2 साल का एक टाइम पीरियड लेकर चलता है, 2 साल का। भाई 12-14 महीने की तैयारी होती है, फिर वो एग्जाम देता है, उसके बाद एक एग्जाम साइकिल है 8-9 महीने की, तो लगभग 2 साल की वो साइकिल है एक एग्जाम की। क्या 2 साल कोई कम पीरियड है? अगर मैं थोड़ी सी इंग्लिश लर्न करना चाहूं, थोड़ा सा इंग्लिश को समझना चाहूं, क्या वो एक छोटा पीरियड है? आई थिंक वो बड़ा पीरियड है, क्योंकि अब आप लोग उस लेवल पर आ गए हो, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल वहां पर है कि आप चीजों को पढ़ते हो, आप उन्हें ग्रास्प कर पाते हो, समझ पाते हो। अब आप स्कूल लेवल के बच्चे, अब आप कोई नर्सरी में नहीं हो कि ABCD आपको सिखानी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा हिंदी के साथ साथ अपनी इंग्लिश पर भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हिंदी मीडियम से टॉपर रहे हैं, जिन्होंने टॉप 20, टॉप 50 में अपनी रैंक अचीव किया पिछले कुछ सालों में, उन्होंने भी ये बात बोली है कि इंग्लिश का जो पैटर्न है, या इंग्लिश के बिना सिलेक्शन लेना अब थोड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से थोड़ा इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। और वो सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, वो मेंस में भी काम आएगा। मेंस में जब आप जाते हो तो लैंग्वेज पेपर होता है, एक इंडियन लैंग्वेज है, दूसरी इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज पेपर भी तो है, तो वहां पर भी तो काम आएगी, उसके बारे में भी तो सोचना है। तो अनुवाद की जो समस्या है वो दूर कर सकते, थोड़ा सा इंग्लिश के कीवर्ड्स, सब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। अगर उतना करना सीख जाएंगे, देन आई एम श्योर कि जो अभी गलतियां हो रही है प्रीलिम्स हॉल में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो प्रीलिम्स में ही पीछे छूट जाते हैं, मेंस ही बहुत कम लिख रहे हैं। अभी हमने देखा ना डेटा कि कितना बच्चा मेंस लिखने जा रहा है, 486, 500, 13,000, 14,000 बच्चों में केवल 500 बच्चा हिंदी माध्यम का है जो मेंस लिखने जाता है। तो मतलब आप तो प्रीलिम्स में ही छटनी हो गई ना, वो छटनी ना हो, इस वजह से थोड़ा सा इस पे काम करना। मैं आऊंगा, कैसे मैं आपकी मदद करने वाले में आऊंगा, टेंशन मत ले। इसके साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग को और इनहेंस करना और इंप्रूव करना, इंग्लिश के पैटर्न पर लेकर आना है, जहां पर हम पॉइंट वाइज आंसर लिखें, हम डायग्राम्स बनाएं, हम फ्लो चार्ट बनाएं, हम रिपोर्ट और इंडेक्स जो होती है उन्हें कोट करें अपने आंसर में। और फिर देखिए ना, सिलेक्शन बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? पहले भी तो सिलेक्शन होता था। मैं फिर कह रहा हूं, कमी आपकी तैयारी में थोड़ी है, कमी आपकी मेहनत में, लगन में थोड़ी है। जहां है उसको दूर करेंगे, ठीक है, जहां है उसको दूर करेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लासेस लेता हूं, लाइव क्लास लेता हूं, क्लास अटेंड कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाता हूं। बहुत इनहेंस होगी आपकी तैयारी, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आप खुद देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, देखिए हमने देखा कि कैसे यूपीएससी ने 2024 में कथन 1, कथन 2 और कथन 3, 3 कथन वाले सवाल पूछ लिए, 3 स्टेटमेंट वाले, इसके साथ साथ 3 कॉलम वाले क्वेश्चन पूछ लिए यूपीएससी ने, जो आज तक यूपीएससी नहीं पूछ रही थी। भाई ऐसे क्वेश्चन आते थे, 2 कॉलम हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट जो आती थी 2023 में जो पैटर्न आया, वहां पर 2 ही स्टेटमेंट हुआ करती थी, थर्ड तो नहीं थी, बट यूपीएससी ने अब थर्ड स्टेटमेंट ऐड कर दी है। यहां से मुझे क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 का जो एग्जाम आ रहा है, वहां पर यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है। यही है वो प्रिडिक्शन जो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है, उसके हिसाब से मुझे अपनी सोच भी बदलनी है। मुझे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना है कि भाई यूपीएससी क्या पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं। एक बार मैं वो प्रिडिक्शन करना सीख जाऊंगा, मेरे लिए नेक्स्ट ईयर का एग्जाम जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। जो कहा जाता है ना, अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरी तरीके से वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैं तैयार हूं। मुझे पता है यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं उस एग्जाम हॉल में जब जाकर बैठूंगा, मैं एकदम से शॉक्ड नहीं हूंगा। हाँ, थोड़े बहुत सरप्राइजेस जरूर होंगे पेपर में, लेकिन वो शॉक वाला एलिमेंट खत्म कर दूंगा। हम काम करेंगे, इसी चीज पर काम करना, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको समझा, क्या करना, बेसिक्स क्लियर करने हैं सबसे पहले, ठीक है? हमें अपने बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करना है। बेसिक्स से पता है क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जब मैं कहता हूं पॉलिटी, तो पॉलिटी टिप्स पर होना चाहिए, ज्योग्राफी भूगोल टिप्स पर होना चाहिए, हिस्ट्री कंप्लीटली आना चाहिए, इकोनॉमी
इन्वायरमेंट, ये मुझे बिल्कुल बढ़िया तरीके से आना चाहिए कि यहां से अगर मेरा क्वेश्चन आया तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं कर सकता उस क्वेश्चन को। मैं उस सुप्रीम कॉन्फिडेंस लेवल पर आएगा वो कॉन्फिडेंस जब हम इन्हें कवर करेंगे। पहले हमें बेसिक्स पर काम करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं सीसैट की बात करता हूं तो मैथ और कॉम्प्रिहेंशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ और कॉम्प्रिहेंशन भाई 3 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है सीसैट में, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन कम आते हैं, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन के ज्यादा आते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं मैथ और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस कर लूंगा। मैथ पर फोकस करना शुरू कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश जो होते हैं उनको सॉल्व कीजिए जितने ज्यादा हो सकते हैं। मैं लाइव क्लास लेता हूं, जैसे मैंने बताया, मैंने कल भी एक लाइव क्लास ली थी, आप उसे देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल होगी। वहां पर मैंने 2024 के जो कॉम्प्रिहेंशन थे वो लाइव क्लास में सॉल्व करना बताया था, सिखाया था। देखिए आप उस सेशन को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक्स हैं हम उन्हें कवर करेंगे, और ये बेसिक्स कवर करने के लिए आप मेरे साथ फाउंडेशन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। 2026 और 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, 2026 और 27 के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया, सफलता बैच। इंग्लिश में भी है और हिंदी वालों के लिए अलग से हिंदी में भी। जिस हिंदी के बैच में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपको वो समझ में आने लग गए, अगर आपको समझ में आने लग गए, तो फिर प्रीलिम्स में जो आपकी छटनी हो जाती है, प्रीलिम्स जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हिंदी माध्यम का बच्चा मेंस तक जाएगा, मेंस लिख कर आएगा और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल हिंदी में, टेंशन मत लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ स्पेशल सेशंस होंगे अलग से। और ये स्पेशल सेशंस जो होंगे वो इंग्लिश के कीवर्ड्स से होंगे। जैसे अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में कौन से हिंदी वाले वर्ड हैं, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है, जिससे जब आप एग्जाम हॉल में बैठो, अगर आपको हिंदी डिफिकल्ट लगे, क्योंकि ट्रांसलेशन से वो नॉर्मल हिंदी तो है नहीं जो यूपीएससी आपको दे रही है, वो तो लौह पदगामिनी वाली हिंदी है। तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको ओवरकम कर पाओ, तो वो कहा जाता है ना, तर्कश में ज्यादा तीर होने चाहिए, तो आपके तर्कश में तीर बढ़वाएंगे। बेसिक्स तो आपके कवर होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप वो जो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है उसको भी ओवरकम कर पाएंगे। सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, ऑप्शनल के बैचेस भी अवेलेबल है, और पीएसआईआर ऑप्शनल राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय, वो भी आपके लिए रेडी है। अगले महीने उसकी भी क्लासेस शुरू होने वाली है। और आपने देखा कि टॉपर्स जो होते हैं उनमें से ज्यादातर टॉपर पीएसआईआर के साथ ही इस एग्जाम को टॉप कर रहे हैं। वो इस वजह से पीएसआईआर में ओवरलैपिंग बहुत है। ओवरलैपिंग से मतलब है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, काफी सेक्शंस ऐसे हैं जो पीएसआईआर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने पीएसआईआर कवर कर लिया, आपका जीएस पेपर 2 पूरा कवर होगा। एथिक्स में बहुत कुछ ऐसा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने एसए में उसको यूज कर सकते हैं, तो ये भी तैयार है। आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना, और हाँ, कॉम्बो बैचेस भी हैं, तो हिंदी माध्यम के लिए सफलता बैच और पीएसआईआर का कॉम्बो भी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, मैं तो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूं, मुझे बेसिक्स तो आता है लेकिन मुझे गाइडेंस चाहिए, तो अलग से मेंटोरशिप भी है, द्रोणाचार्य मेंटोरशिप। आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जाना है यूपीएससी टॉपर्स अप की वेबसाइट पर। पहले जाओ गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स अप, ये आ गई वेबसाइट। वेबसाइट पर एंटर करोगे, एंटर करते ही यहां पर आपको मेरी फोटो दिख जाएगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ यही है वेबसाइट। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लाइन से आपको बैचेस दिख जाएंगे। जिस भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो मेंटोरशिप और पीएसआईआर का कॉम्बो है वो, चाहे फाउंडेशन, चाहे अलग से पीएसआईआर ऑप्शनल, चाहे मेंटोरशिप, चाहे यूपीएससी फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल का कॉम्बो बैच, सब अवेलेबल है। इसके साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी है और फ्री टेस्ट सीरीज भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ वेबसाइट पर रजिस्टर करना है और अपनी तैयारी में आगे बढ़ना है। और यूट्यूब पे तो फ्री सेशंस होते ही हैं, उसका आप हमेशा फायदा उठा सकते हैं। जो कमियां है ना, उन्हें दूर करना पड़ता है। एक बार कमी दूर कर लोगे, सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। हाँ, पिछले सालों में सिलेक्शन रेशियो बहुत गिर गया, बट उसके कारण भी हमने देखे, क्या समझे हमने, और जब कारण देख लिए, समझ लिए, तो अल्टीमेटली उन कारणों को दूर किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, और ये इंश्योर किया जा सकता है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाए टॉप 10, और सिर्फ टॉप 10 नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 दोबारा से एक हिंदी माध्यम का एस्पिरेंट अचीव कर सकता है। काम उस डायरेक्शन में करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।